ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं एक बार आपके फिर से पाई बॉन्ड क्लासेस में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे विद न्यूमेरिकल, सारी चीजें डिटेल से कवर कराएंगे, किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो भाई जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो भाई जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए वो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, और इस दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ कि भाई दुनिया में ना कोई भी चीज आपको आसानी से मिलती नहीं है, आपको छीननी पड़ती है आपके मेहनत के दम पर। तो मेहनत करनी है और मेहनत दबा के करो, हर चीज आपके पास होगी। और इस चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो फिजिक्स में है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहले यहां पर वर्ड आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसी को लेकर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात अगर करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो सकती है दैट कैन बी जनरेटेड बाय रबिंग, यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा जनरेट होती है। एक्चुअल में चार्ज पहले से ही उस पर मौजूद होता है, बस हम उसे जनरेट करना होता है। ठीक है, अब दो टाइप से इसको जनरेट कर सकते हैं। पहला होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्ज बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा किस तरह से हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारे पास में होना चाहिए रफ ऑब्जेक्ट और दूसरा होना चाहिए हमारे पास में स्मूथ ऑब्जेक्ट। जब किसी रफ ऑब्जेक्ट को स्मूथ ऑब्जेक्ट के साथ हम रब करते हैं, याद रखिएगा, जब हम किसी स्मूथ ऑब्जेक्ट को रफ ऑब्जेक्ट के साथ में जब किसी स्मूथ ऑब्जेक्ट को रफ ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग रब करते हैं या फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक गिलास रॉड है और गिलास रॉड को आप सिल्क से क्या करते हैं, रब करते हैं। जब आप गिलास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो दोनों पर चार्ज आ जाता है। वैसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आप अपना हाथ लीजिए और उसे कंबल से जब आप रब करते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट से जब आप रब करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर भी चार्ज जनरेट होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि फर ऑफ कैट, और उसको किससे रब करना है, आबनूस रॉड से। ठीक है, आबनूस रॉड से आप उसको रब कीजिए। इस तरह से बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। पॉलीथीन को आपको किससे, वूल से रब करिएगा तो क्या जनरेट होते हैं, चार्ज जनरेट होते हैं। तो चार्ज को जनरेट करने के लिए पहला मेथड होता है सर फ्रिक्शन। ठीक है, कौन सा मेथड होता है, फ्रिक्शन, कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करना है और सेम ऑब्जेक्ट को रब नहीं करना। जैसे मैं अपने दोनों हाथों को रब कर रहा हूं तो यहां पर सेम ऑब्जेक्ट हो गए, तो क्या इनके बीच में कोई चार्ज जनरेट होगा? आप कहेंगे सर इनके बीच में कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा। चार्ज केवल तभी जनरेट होगा जब हमारे पास में दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लेने हैं। अब इसी के बेस पर जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है ना। इसी के बेस पर चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। तो चार्ज को दो टाइप से समझते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, तो ये कैसे आता है, ये क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव ही हो रहा है, तो इसको ध्यान से समझो, है ना। तो इसके हम लोग प्रिंसिपल को समझते हैं कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। तो जब मैं दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहा हूं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, ठीक है, आर रब्ड, जब हम दो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रब करते हैं, तो देखिए काम क्या होने वाला है। काम यह होने वाला है कि एक ऑब्जेक्ट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। बात समझ में आ गई। देखिए जैसे मैंने गिलास रॉड को, है ना, मैंने गिलास रॉड को किससे रब किया, सिल्क से। मान लीजिए ग्लास को जब रब्स कर रहे हैं सिल्क से, तो बेटा ध्यान से सुनो, ग्लास अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, सिल्क को दे रहा है। तो जब वो दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि गिलास ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो किसको दे दिया, सिल्क को दे दिया। तो जब गिलास ने लूज किया तो जो भी ऑब्जेक्ट लूज करेगा उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करता है सर उस पर आ जाता है निगेटिव चार्ज।
तो बस यहाँ गेन और लॉस का ही आपको मेन समझना है कि फंडा क्या हो रहा है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं या फ्रिक्शन करते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो क्या होता है कि एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव आता है और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बात क्लियर होगी? तो इस तरह से दो टाइप का चार्ज हो जाता है। उसके बाद आपको यह समझना है कि सर चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, चार्ज को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है भैया आपकी कूलम, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो जब भी हम चार्ज को डिनोट करते हैं तो देखिए पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से डिनोट किया जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब आप यहां देखें कि चार्ज के पास डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे हाँ सर ढेर सारी भर भर के डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही, जैसे 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, है ना, इस तरह से इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसके पास दो चीजें हैं सर, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ी देर के लिए आपको लगा होगा कि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तब तो यार ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी हुआ, बट ऐसा नहीं है। दोनों चीज होने के बावजूद भी ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी में ही काउंट होता है। वैसे इसकी थर्ड क्वांटिटी में काउंट करते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी में ही होगा। क्यों होगा भैया स्केलर क्वांटिटी में? क्योंकि भैया इसके पास जो डायरेक्शन है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर इसके पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती तब ये कौन सी क्वांटिटी होता? वेक्टर क्वांटिटी होता। बट अभी इसके पास में कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये किस में हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी में। ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे रहता है सर? तो नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शंस होती हैं वो अंदर की तरफ इस तरह से, तो इसके पास भी ढेर सारी डायरेक्शंस हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इनके पास नहीं होती। इसी वजह से क्या हो जाते हैं भैया? ये हो जाते हैं आपके स्केलर क्वांटिटी, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। इसको मेजर किससे करते हैं? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका एक अनदर एसआई यूनिट है जिसको हम कहते हैं कूलम, ठीक है। क्या कहते हैं? कूलम। तो कूलम एक इसका एसआई यूनिट है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? चार्ज क्या है? चार्ज कैसे जनरेट होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन। जो किससे जनरेट हो सकती है सर? फ्रिक्शन से जनरेट हो सकती है। दूसरा कंडीशन होता है इसका चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है, कर सकते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। किससे कर सकते हैं? चार्ज बाय इंडक्शन। ये और तरीका होता है जिससे हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं या चार्ज को हम कैरी कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए चार्ज बाय इंडक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास में एक चार्ज बॉडी है, इसको हमने नाम दे दिया ए। इस पर पहले से ही क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? क्यू चार्ज है। और इसके पास एक अनदर ऑब्जेक्ट है बी जो कि अनचार्ज है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस पर कौन सा चार्ज है? अनचार्ज है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये नील चार्ज वाला है। तो जब मैं इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेकर आता हूं, इस अनचार्ज बॉडी को किसके पास लेकर आता हूं? चार्ज बॉडी के पास लेकर आता हूं, तो भैया ये जो अनचार्ज बॉडी है इसके केवल टच नहीं करानी, नो टचिंग, ठीक है, इसको टच नहीं कराना है, ठीक है, इसको कोई टच नहीं कराना, बस इसको इसके क्या लाना है? क्लोज लेकर आना है। जैसे ही आप इसको इसके क्लोज लेकर आओगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाएगा। इस पर कौन सा चार्ज था? प्लस वाला। इस पर कौन सा चार्ज था बच्चे? माइनस वाला। और दोनों पर जो चार्ज आता है वो दोनों पर सेम चार्ज आ जाता है। यानी अगर इस पर क्या होगा, इस पर अगर 5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है तो सर इस पर 5 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद इसके पूरे सरफेस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सेम जब आपने इसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, तो इसके बॉडी पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में आता है। जो चार्ज बाय इंडक्शन आता है वो कैसा होता है? इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट कैसे है सर? अपोजिट है सर, इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आएगा। इक्वल कैसे है सर? अगर इस पर भी 5 है तो इस पर भी कितना होगा? 5 ही होगा। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, बट डिफरेंट यानी कि अपोजिट चार्ज आ जाता है। इसको कहते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। तो इस तरह से भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं या इस तरह से भी हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि सर चार्ज जो है 2 टाइप के होते हैं और चार्ज को हम 2 टाइप से क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। एक सर मेथड है जिसे हम चार्ज बाय फ्रिक्शन कहते हैं, दूसरा मेथड है सर जिसे हम चार्ज बाय इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम चार्ज बाय इंडक्शन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? यस सर। अब हमने देखा कि चार्ज के 2 टाइप हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। ये सब बातें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं।
तो अब हम समझते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या समझते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला चार्ज, पहली बात आपको बताएं, पहली प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, मैंने अभी आपको बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के चार्ज हैं, तो इनमें आपको ये समझना है कि सेम चार्जेस, दो सेम चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? रिपल ईच अदर। ठीक है, सेम चार्जेस रिपल करते हैं एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अपोजिट चार्ज क्या कर रहे हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। ये ध्यान से सुनना पहली प्रॉपर्टी में कि अगर आप दो सेम चार्जेस लोगे, है ना, दो सेम चार्जेस, जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर आपने यहां पर पॉजिटिव लिया है और यहां पर भी पॉजिटिव लिया है, तो दोनों की फील्ड लाइंस इस तरह से आपस में एक दूसरे को सेपरेट कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को कंबाइन नहीं कर रही, बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सर? ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, कोई भी दो सेम चार्जेस ले लीजिए, कोई भी दो सेम चार्जेस ले लीजिए आप, तो उनकी जो फील्ड लाइंस है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और अगर आप अपोजिट चार्ज लेते हैं, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। किसकी तरफ जाती हैं? नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, बट अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्जेस को हम लोग, ठीक है, इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या तो यानी ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यानी ये उसमें पहले से ही मौजूद होता है, बस फ्रिक्शन या इंडक्शन के द्वारा हम उसे क्या कर रहे थे? जनरेट कर रहे होते हैं। दूसरी बात आप ऐसे समझो कि कंजर्वेशन सब कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को या तो रब कर रहे हैं या इंडक्शन, कोई सा भी एक मेथड ले लीजिए, कोई भी एक मेथड चुनो, है ना, अपने दिमाग में रख लो कि मैंने ये मेथड ले लिया, मैं चार्ज बाई फ्रिक्शन ले रहा हूं। तो मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ग्लास रॉड को आप किससे रब कर रहे थे बेटा? सिल्क से रब कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि अगर ग्लास पर पॉजिटिव का 5 आएगा तो सिल्क पर नेगेटिव का 5 आएगा, है ना। एक ने गेन किया और दूसरे ने लॉस किया इलेक्ट्रॉन का। जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जितने गेन होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इन दोनों को मैं टोटल चार्ज देखूं, अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखूं, तो इधर प्लस का 5 है सर, इधर माइनस का 5 है, तो टोटल चार्ज दोनों पर कितना है? 0 ही तो है, यानी कोई भी चार्ज जनरेट हुआ? आप कहेंगे सर नहीं, यानी अगर मैं उन दोनों को रब करके साथ में ही रहने दूं तो कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरी बात समझनी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ठीक है, क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसको आपको समझना है, यानी नेचर ने, इसको ऐसे समझिए कि नेचर ने जो हमें सबसे छोटा पार्टिकल दिया है, हम उस सबसे छोटे पार्टिकल को डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से, यानी इससे छोटा कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता। अगर हमें कोई भी वैल्यू आपको लेनी है ना, इलेक्ट्रॉन की या चार्जेस की कोई भी हमें वैल्यू लेनी है, तो वो कितनी लेनी होगी? ई लेनी होगी। कितनी लेनी होगी? ई लेनी होगी। इससे छोटा कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता। यदि हम चार्जेस की कोई ऐसे प्रॉपर्टी ले लें 0.7 ई, 0.25 ई, है ना, या फिर 2.5 ई, तो इस तरह से लेना ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसको हम कहते हैं कि हम चार्ज को इनडेफिनेट तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, इनडेफिनेट मेथड से हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर में जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है? ई है। इससे छोटा पार्टिकल और हो ही नहीं सकता। इससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता, तो हम चार्जेस को इनडेफिनेट रूप से अपने तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटा पार्टिकल हमें ये लेना होगा। तो क्वांटम प्रकृति ये कहती है कि अगर आपको किसी बॉडी को चार्ज देना है या किसी बॉडी से चार्ज लेना है, तो उसका अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे? Q = NE। ये है आपका, ये फॉर्मूला किसने दिया था? मिलीकन ने, ठीक है। मिलीकन ने ये फॉर्मूला दिया था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो वो NE की फॉर्म में आएगा, वो 0.7, 0.25 या 2.5 की फॉर्म में नहीं आएगा। यानी जब भी आप चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो वो Q = NE के फॉर्म में ही जाएगा। यानी आपने दो
n की वैल्यू 2 हो गई, तो यानी इसका मतलब क्या है, आपने 2e इलेक्ट्रॉन दे दिए या 2e चार्ज आपने उसको दे दिया। अगर n की वैल्यू आपने 3e कर दी तो यानी आपने 3e चार्ज या तो गेन किया है या फिर लॉस किया है। तो ये होता है आपका क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यानी इस नेचर में सबसे छोटा अगर कोई चार्ज है, सबसे छोटा कोई चार्ज पार्टिकल है वो तो e है। इससे छोटा पार्टिकल लेना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको कहा जाता है कि वी कैन नॉट डिवाइड द चार्ज बाय इनडेफिनेट मेथड। हम चार्ज को अपने तरीके से इनडेफिनेट मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते। मिलीकन ने आगे इसको एक्सप्लेन किया कि अगर आपको चार्ज को ट्रांसफर करना है तो वो कौन सी फॉर्म में जाएगा, Q = ne की फॉर्म में जाता है। इससे छोटा चार्ज आप किसी को दे ही नहीं सकते, इससे छोटा चार्ज आप किसी को दे ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात खत्म। लेकिन ये जो चार्जेस हैं क्या इनसे भी छोटे कोई चीज होती है? यस। तो इनसे छोटी कोई चीज होती है उसको हम कहते हैं क्वार्क। क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम क्वार्क। अब ये जो क्वार्क्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं जिनसे चार्ज मिलकर बना है। चार्ज से भी छोटी कोई प्रॉपर्टी है, चार्ज से छोटा भी कोई पार्टिकल है, जिनको हम क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। और एक ये जो क्वार्क्स हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर अप क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क, है ना। एक होता है अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो सर 2/3e होती है और डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है -1/3e होती है। कितना होती है? -1/3e होती है। और यदि हम दो मॉलिक्यूल ऑफ इसका और एक मॉलिक्यूल ऑफ इसका ऐड कर दें तब जाके क्या बनता है? एक E बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है। इसके दो पार्टिकल लेने हैं, इसका एक पार्टिकल लेना है, दोनों को कंबाइन कर दो तब जाके 1e बनकर आता है। देखो कैसे, अगर इसके दो पार्टिकल ले रहा हूं तो क्या ये 4/3 हो जाएगा, इसका एक पार्टिकल है तो 1/3e हो जाएगा। इनको दोनों का एलसीएम आया तो 4 - 1e हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3/3, है ना। ये हो जाएगा आपका 3e/3, ये कट कर आ जाएगा तो 1e। यानी दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स को मिलकर, एक अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क को मिलाकर क्या बनता है? एक 1e बनता है। बात समझ में आ गई? चार्जेस के बारे में अगर और भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चार्ज की जितनी प्रॉपर्टी थी, चार्ज के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको सारी प्रोवाइड कराई है, ठीक है। कि चार्ज से भी छोटे कोई पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक अप क्वार्क्स होता है और एक डाउन क्वार्क्स होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि दो चार्जेस जो सेम है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और जो आपके क्या है अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो सर आप कैसे बता रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लास रॉड और सिल्क को जब रब करके हैं, फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, तो उनको हम सेपरेट करके हैं तो एक ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, दूसरे ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। जिसने लॉस किया उस पर पॉजिटिव, जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर दोनों का कंबाइंड चार्ज देखें तो दोनों का कंबाइंड चार्ज सर कितना था? 0 था, यानी चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा क्वांटम प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको बताया कि सर नेचर में अगर कोई सबसे छोटा पार्टिकल है चार्ज का तो वो होता है E, और हम इसे इंडेफिनिट रूप से डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसे अपनी तरफ से 0.2 या के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मिलीकन ने एक फॉर्मूला दिया Q = ne कि अगर आप चार्ज को किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं तो हमेशा ne की फॉर्म में ही जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर चार्ज से छोटा भी कोई प्रॉपर्टी है या चार्ज से छोटी भी कोई सब्सटेंस है तो उसको हम कहते हैं क्वार्क्स। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू होती है 2/3e और डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है -1/3e। जब हम दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क को मिलाते हैं तब जाके क्या बनता है? एक 1e बनता है। बोलो क्लियर होगी बात? अब चलते हैं कूलाम्स लॉ ऑफ चार्ज। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है? तो कूलाम्स ने यह बताया कि अगर हमारे पास में दो चार्जेस हैं, पहला और दूसरा, ठीक है, फर्स्ट Q1 एंड Q2। अब ये नेचर में कोई सा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेचर नहीं पता। तो कूलाम ने ये कहा कि इफ देयर आर टू चार्जेस इन दिस यूनिवर्स, अगर इस यूनिवर्स में दो चार्जेस हैं, इफ देयर आर टू चार्जेस इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r, और किसी वो डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट द कूलाम एक्सप्लेन? कूलाम एक्सप्लेन दैट इफ यू हैव टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस टू ईच अदर, इफ यू हैव टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ या प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे से किसी न किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, दे अप्लाइड अ फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। यानी टू चार्जेस, इफ टू चार्जेस प्लेस्ड
at a distance to each other, they applied a force between them. ये चार्जेस एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। और ये हम बात अर्थ की नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स की। पूरे यूनिवर्स का मतलब है कि आप इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाइए, आपको जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हुए मिलेंगे, और वो फोर्स चाहे अट्रैक्शन का लगाएं चाहे रिपल्सन का लगाएं, बट वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो उन्होंने आगे बताया कि ये जो फोर्स होता है, इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। It is directly proportional to the product of charges, and the force is inversely proportional to the square of distance between them. यानी जो फोर्स होता है वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो चीजें याद रखनी है कि सर फोर्स जो है इनके प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है, एंड जो फोर्स है वो इनके बीच के डिस्टेंस का इन्वर्सली स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं सर, तो निकल कर आ जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, यू हैव स्टडीड इन 10th एंड 11th क्लासेस कि अगर हम इसको हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक कांस्टेंट मिलता है, दैट इज K। दैट इज क्या है? K। अब इस K की जो वैल्यू होती है सर, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं इसको? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कौन से स्पेस की है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, इसका अपना वैल्यू होता है सर, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। कितना वैल्यू होता है इसका? पूरे वैल्यू का, है ना? पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका अपना वैल्यू आता है निकलकर, इस पूरे K की वैल्यू आती है 9 × 10⁹। ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी अपनी वैल्यू होती है, जो होती है 8.85 और 10⁻⁻12, है ना? कितनी होती है इसकी वैल्यू? 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। सर इसका SI यूनिट भी तो निकालना सिखाओ, इसका भी तो SI यूनिट पूछा जा सकता है। बिल्कुल, तो आप ये समझिए F = ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा एक बार बताइए, इन सबको तो एंड कर दीजिए। F = हो गया Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसको इधर लेकर आ सकते हैं, F एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q1 Q2 इतना लिखा जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की अगर हमें SI यूनिट निकालनी है तो क्या इन सबको इधर भेज दूँ? तो बताओ, कूलाम है, चार्ज है, तो इसका C, इसका भी C, है ना? इसका SI यूनिट कूलाम होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, और R क्या है सर? डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट निकल कर आती है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? ये इसके SI यूनिट आ जाएगी निकल कर किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। तो आप यहाँ से इसके SI यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। बोलो, कूलाम्स लॉ क्लियर हुआ? कूलाम्स लॉ में कोई डाउट है? मैं फिर से समझाता हूँ। इफ देयर आर 2 चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस टू ईच अदर, अगर वो 2 चार्जेस हैं और वो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, दे अप्लाइड अ फोर्स बिटवीन देम, वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करते हैं। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन सबको मिला दें तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलेगा। इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी अपनी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको निकाल कर दिखाया है। ठीक है, अब चलते हैं कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है सर, वेक्टर नेचर क्या होता है कूलाम्स लॉ का। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, है ना? बड़े आसानी से समझेंगे। लेट कर लीजिए, आपके पास में 2 चार्जेस है, वन इज Q1 एंड अनदर वन इज Q2 ऑफ सेम साइन। मान लो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है ना? दोनों सेम चार्जेस के आपके दोनों सेम साइन के आपके पास में चार्जेस हैं और वो किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक है, एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो Q1 से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना लिया जाएगा? R12, और Q2 से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? R21 है। ठीक है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। फिर Q1 के थ्रू जो फोर्स लग रहा है इस पर, वो कितना लग रहा है? F12, और Q2 के जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? F21 है।
ठीक है, अब हमें पता है कि सर अगर मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर अगर मुझे फाइंड करना है, कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों, अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है r12 कैप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r12 वेक्टर अपॉन मॉड r12, है ना, r12 का मॉड। मान लो जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r12 का जो मॉड है मैं उसको ऐसे लिख ले रहा हूँ r12, ठीक है, इस पर कोई मैं कैप वैप नहीं लगा रहा। ऐसे ही अगर मैं इसका r21 का मॉड निकालता हूँ तो r21 का कितना निकल कर आ जाएगा, r21 वेक्टर अपॉन r21, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे फोर्स बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्ज Q1 टू Q2, है ना, Q1 से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा F12 इज इक्वल्स टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 इसका तो मैग्नीट्यूड ही लेना है, Q1 Q2 जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले से स्केलर क्वांटिटी है, Q1 Q2 अपॉन अब जो R लेना है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा R12 का कैप अपॉन R, है ना, मॉड में मॉड जो था उसकी मैंने लिखा था R12 का स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मुझे फोर्स, ठीक है, ऑफ Q2 टू Q1 का Q1 पर कितना फोर्स हो जाएगा, तो F21 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में यहाँ R21 का स्क्वायर, R2 अपॉन R21 का स्क्वायर। अब एक चीज़ और आप समझिए कि जो वेक्टर हैं, ये जो देखिए ये जो आपके वेक्टर्स हैं R12, ठीक है, R21 कभी बराबर होते हैं, आप कहेंगे सर ये बराबर तो होते हैं लेकिन इनका साइन क्या हो जाना चाहिए, अपोजिट, यानी मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि R12 R21 के इक्वल होता है बट इक्वल एंड अपोजिट। अगर यहाँ R21 को, है ना, R12 बनाया जाए तो F21 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर और R12 पर कैप। तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता, क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि सर इतने सारे सॉल्यूशन से मुझे ये पता लगा है कि F12 F21 के इक्वल है बट इक्वल एंड अपोजिट है, यानी साइन दोनों का कैसा है, अपोजिट है। साइन कैसा है, दोनों का अपोजिट होता है, तो यही कूलम्स का वेक्टर फॉर्म है। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम हो गया। अब चलते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड पर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, ठीक है, और वहां समझेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है बच्चे इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से सुनो भाई। ऐसे मान लो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के पास घर होता है। अब हमें कौन कौन जानता है, हमारे आस पड़ोस के लोग जानते हैं, हमारे कजिन्स जानते हैं, हमारे रिलेशनशिप वाले जितने भी हैं वो जानते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एक फील्ड हो गया जहां तक मुझे अपने लोग जान रहे हैं। तो वैसे ही जो चार्ज है, चार्ज के पास भी एक फील्ड होता है, द फील्ड अराउंड अ चार्ज। क्या बोलेंगे, द फील्ड अराउंड अ चार्ज। अगर इसके फील्ड में कोई आ रहा है तो क्या ये इस पर एक फोर्स लगाएगा। अगर ये इसका रिश्तेदार हुआ तो इसे अट्रैक्ट कर लेगा, बोलेगा चलिए आ जाइए चाय पानी पीते हैं। अगर कोई अनजान हुआ तो चल कौन है भाई, मैं नहीं जानता, अब वो भगा देगा उसे, है ना। तो बात सीधी सीधी सी है कि इसके चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड होता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो द फील्ड अराउंड अ चार्ज, द फील्ड अराउंड अ चार्ज, है ना, एक चार्ज के अराउंड में जो फील्ड है, द फील्ड अराउंड अ चार्ज इन विच, जिसमें अनदर चार्ज फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना। जिसमें अगर कोई चार्ज आएगा तो वो उस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या फिर उस पर एक रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। बट उस पर एक फोर्स जरूर लगाएगा, उस पर एक फोर्स जरूर लगाएगा कि ये जो फोर्स है वो या तो अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्सन का होगा। तो इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। एंड ये कैसी क्वांटिटी होती है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस के थ्रू ड्रॉ किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, यस, जिसकी डायरेक्शन अलग अलग हो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जिसकी डायरेक्शन एक ही तरफ है वो क्या हो जाएगा? आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो बात क्लियर होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज यानी द फील्ड अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्सन। या तो अट्रैक्शन का फोर्स उसमें ऐड लगेगा या फिर रिपल्सन का फोर्स उसमें लगेगा, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का एक अगला टॉपिक है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि सर सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक फोर्स को डिनोट कर रहा है कि जो चार्ज अप्लाई करता है किसी दूसरे चार्ज पर, लेकिन कितने अमाउंट का फोर्स वो ऐड करेगा, इसी को हम इंटेंसिटी कह देंगे। यानी हमने यही तो सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? एक चार्ज के चारों तरफ का फील्ड है जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। यानी सीधे सीधा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स पर ही डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है? अब ध्यान से सुनो, दोनों में रिलेशन क्या है ना, दोनों क्या है? एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन एक बता रही है कि फोर्स लगाता है और दूसरी इंटेंसिटी बता रही है कि कितने अमाउंट का फोर्स वो वहां पर अप्लाई करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, यानी कि यूनिट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। जब इसके किस में आएगा? फील्ड में आएगा, तो ये चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो कितने अमाउंट का फोर्स वो लगाएगा, ये चीज कौन बताती है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की सीधी सीधी डेफिनेशन हो गई सर, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स काम करता है सर? यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स काम करता है, ये चीज कौन बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता रहा है सर? कि अगर उसके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा। इंटेंसिटी क्या बता रही है सर? कितने अमाउंट का फोर्स वो लगाएगा। तो ये होगी E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, यानी यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स तो मैंने लिखा ही नहीं, फोर्स को तो मैं खा गया। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी को लाते हैं तो वो कितना फोर्स उस पर अप्लाइड करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। सर इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट हो जाती है बच्चे, आप खुद ही बता दो, न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी क्या सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिफाइन कर रही है? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एसआई यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन पर कूलम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही रिलेशन को बता रहे हैं। एक बस बता रहे हैं कि फोर्स अप्लाई करेगा, एक कह रहा कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो दोनों चीज सेम ही है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट दोनों का ही सेम होगा। तो दोनों चीजें क्लियर। अब आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में चार्ज बनाए थे तो मैंने दो चार्ज बनाए थे आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज बनाए थे तो उसकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ थी, और जो नेगेटिव चार्ज बनाए थे उसकी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ थी। तो पहले यही समझते हैं कि फील्ड लाइंस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो चलो बच्चों अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। और अगला टॉपिक क्या हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है हमारा अगला टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो आराम से समझो। देखिए, जैसे हम लोग जब घर से कहीं जाते हैं तो बाय रोड जाते हैं, तो वो जो पाथ है, जिस पाथ के थ्रू हम कहीं जा रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया? रोड। अब जब हम किसी साइकिल मतलब कार वगैरह बाइक वगैरह से जाते हैं तो हाईवे के थ्रू जाते हैं या अलग अलग रास्ते के थ्रू जाते हैं, तो वो रास्ते ही क्या हैं? आपको रोड कहलाते हैं। तो वैसे ही जब चार्ज मूव करेंगे तो चार्ज को मूव करने के लिए तो कोई रास्ता चाहिए, तो उन रास्तों को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यानी जिन रास्तों से चार्ज चलते हैं उन्हीं रास्तों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बट एक बात समझो, क्या ये चार्जेस की फील्ड लाइंस आपने कभी देखी है? आपने तो चार्ज नहीं देखा तो उनकी फील्ड लाइंस कैसे देखी होंगी? तो ये क्या है? एक इमेजिनरी पाथ है ना, जिसको हमने सोचा है कि यार इनके थ्रू भी तो कहीं चार्ज जाते होंगे। जब ये मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं? एक चार्ज दूसरे चार्ज से जब मीट करता है, या एक चार्ज जब दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल कर रहा है, किसी ना किसी के थ्रू तो ये कर रहे होंगे। तो वो जो पाथ है जिसके थ्रू वो चल रहे हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो पाथ है वो कैसा होता है सर? इमेजिनरी पाथ होता है, क्योंकि इसको किसी ने देखा नहीं है, इसलिए इन्हें इमेजिनरी पाथ कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पाथ ऑन विच द पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज मूव,
है ना, एक ऐसा इमेजिनरी पाथ है जिस पर कौन चलता है ना, ऑन विच द पॉजिटिव चार्ज मूव इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, जिन पर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है वही क्या होती हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। और ये कैसा पाथ है सर, ये इमेजिनरी पाथ होता है, इसको किसी ने देखा नहीं है, तो ये हो गया आपका इमेजिनरी पाथ। कौन सा पाथ हो गया, ये आपका इमेजिनरी पाथ हो गया। बात क्लियर होगी, दैट इज द इमेजिनरी पाथ। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो सर इनकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, है ना। एक मनुष्य है तो मनुष्य के पास 2, 3, 4, 5 कितनी भी क्वालिटी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे अभी कोई स्टूडेंट है तो वो अच्छा स्टूडेंट होगा, अच्छा स्टूडेंट के साथ वो गाना भी गाता है तो वो सिंगर हो गया, अच्छा डांस भी कर लेता है तो वो डांसर भी हो गया। तो एक ही व्यक्ति के पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के पास भी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वही हमें देखना है। पहली प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइन्स, ठीक है, फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड कहाँ पर होती हैं, एंड्स विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पर वो एंड हो जाती है। इसको डायग्राम के थ्रू समझो इस तरह से, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे ही तो जा रही हैं, पॉजिटिव से कहाँ की ओर जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से शुरू हुई, ठीक है, पॉजिटिव से शुरू हुई और कहाँ की तरफ गई, नेगेटिव की तरफ गई, ठीक है, कहाँ की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पर एंड हो रही है। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर देखो, क्या दो फील्ड लाइन आपस में टकरा रही हैं, कहीं भी हिट कर रही हैं एक दूसरे को, तो आप कहेंगे टू फील्ड लाइन्स, ठीक है, टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। टू फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी सर, अगर जहां पर काटेंगी, मान लो दो फील्ड लाइन्स यहां पर काट रही हैं तो ये टेंजेंट फॉर्म करेंगी, और टेंजेंट फॉर्म करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर। तो अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो टेंजेंट का फॉर्म करती हैं, अगर टेंजेंट फॉर्म होगा तो सर क्या दिक्कत आ जाएगी, फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ वी ड्रो अ टेंजेंट, अगर हम इस पर एक टेंजेंट ड्रो करते हैं, किस पर, फील्ड लाइन पर, तो वो किसकी डायरेक्शन बताता है, शोज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को बता रहा है कि भैया वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। टेंजेंट ड्रो करने से वो किसकी डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को बताता है। चौथी चीज मैं आपको बता देता हूं, चौथी प्रॉपर्टीज होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सिस पर श्रिंक करती हैं। श्रिंक मतलब एकदम सिकुड़ती हैं। एक्सिस की बात करें एंड परपेंडिकुलरली वो क्या करती हैं, सेपरेट होती हैं। जब वो एक्सिस पर श्रिंक कर रही हैं तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड जब वो परपेंडिकुलरली सेपरेट हो रही है तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। एक्सिस पर वो श्रिंक करती हैं, एक्सिस पर क्या करती हैं, श्रिंक करती हैं, एंड परपेंडिकुलरली, ठीक है, और कौन सा, परपेंडिकुलरली ये सेपरेट होती हैं, एक दूसरे को रिपल करती है। तो सेम चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि सर एक्सिस पर वो श्रिंक करती है, एंड वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को फैला रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी प्रॉपर्टीज हैं, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, फील्ड लाइंस की। तो फील्ड लाइन क्लियर हुई कि सर फील्ड लाइन एक इमेजिनरी पाथ होता है जिस पर चार्जेस मूव करते हैं, और चार्जेस में भी कौन सा चार्ज मूव करता है सर, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, एंड ऑल्सो दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनमें से एक चीज भी लिख दोगे तो भी ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो सर उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी क्लियर करा दी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें पॉइंट चार्ज के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मान लीजिए ये एक पॉइंट O है, ये एक पॉइंट क्या है, O है ना। इस पॉइंट पर मुझे क्या है, एक चार्ज रखा है Q, और इस चार्ज के ड्यू टू मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने क्या बताया था कि एक फोर्स है सर जो दूसरे चार्ज पर लग रहा होता है। तो दूसरा चार्ज तो यहाँ है नहीं कि इसके एंटर में मान लीजिए इसके चारों तरफ या इससे r मीटर की डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है।
जहां पर एक टेस्टिंग चार्ज मैंने रख दिया, टेस्टिंग चार्ज मतलब इसके थ्रू मैं इस पर देख रहा हूं कि कितना फोर्स इस पर लगा रहा है। तो अगर ये मैंने मान लिया कि ये पॉइंट चार्ज है, इसके थ्रू मैं पॉइंट चार्ज ए पर क्या निकाल रहा हूं, ये पॉइंट ओ पर रखा है ना, पॉइंट ओ पर एक चार्ज रखा है, इसके थ्रू मैं इस पर निकाल रहा हूं कि कितना फोर्स ये अप्लाई करेगा। ये कितनी डिस्टेंस पर है, इससे r मीटर की डिस्टेंस पर है। तो बाई कूलाम्स लॉ, है ना, कूलाम्स का लॉ क्यों लगा रहे हैं बच्चे, क्योंकि कूलाम ने कहा था कि सर जहां भी दो चार्ज देखो फटाफट से कौन सा नियम लगा दो, कूलाम का लॉ लगा दो, है ना, फटाफट से कूलाम्स लॉ अप्लाई कर दो। जहां भी आपको दो चार्ज दिख रहे हैं एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रख रहे हैं तो उनके बीच कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, जो कि होता है के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, इतना फोर्स उनके बीच काम कर रहा होता है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन क्यू, लेकिन Q नहीं है, कौन सा है, टेस्टिंग चार्ज है Q नॉट, जिसके ड्यू टू मुझे इस पर चेक करना है। तो E इज इक्वल्स टू हो गया, F की वैल्यू कितना है बच्चे पुट कर दीजिए, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू फटाफट से निकल कर आ जाएगी KQ अपॉन में आर स्क्वायर। कितना निकल कर आ जाएगी, KQ अपॉन आर स्क्वायर, और इस K की वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है, क्या होती है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगी तो इसको याद रखना है कि सर किसी भी चार्ज के जो ड्यू टू मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इतनी फाइंड करनी होती है, ठीक है, इतनी फाइंड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करनी होती है। अब यहां से हम चलेंगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ, किसकी तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ चलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो देखो बच्चे, जैसे आप अपने स्कूल जाते हो तो एक सिस्टम में जाते हो, वहाँ आपको क्या करना है, शूज़, टाई, पैंट, बेल्ट, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्म में होने चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, तो एक सिस्टम होता है। तो वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्जेस का एक सिस्टम है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, एक सिस्टम है ऐसा जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डेफिनेट डिस्टेंस, जिसमें तो दो चार्जेस होते हैं जो इक्वल भी हैं एंड अपोजिट भी हैं, वो एक दूसरे से किसी डेफिनेट डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं। उस डिस्टेंस को हम 2a ले सकते हैं, ठीक है, 2a उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डेफिनेट डिस्टेंस, ये किसी डेफिनेट फिक्स डिस्टेंस पर रहेंगे, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये डिस्टेंस क्या होती है, 2a होती है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो डाइपोल का मूवमेंट होता है, तो डाइपोल का मूवमेंट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट होता है सर P, कितना होता है P। अब इस P मतलब क्या है, तो P का मतलब हो गया है सर Q इंटू 2a, यानी कि डाइपोल का कोई एक चार्ज ले लो और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस ले लो, डाइपोल का एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही क्या होता है आपका डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट, है ना, डेफिनेशन बनाओ, डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज ऑफ डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। इन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट है वही डाइपोल मूवमेंट हो जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं P से। अब जो P है, जो कि मैं बोला हूं डाइपोल मूवमेंट होता है, इसका SI यूनिट बता दो सर। तो चार्ज का होता है कूलाम, और ये एक लेंथ ही तो है, तो लेंथ का हो गया मीटर, तो इसका SI यूनिट हो गया कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा बेटा इसका SI यूनिट, कूलाम मीटर हो जाएगा फटाफट से। तो ये होगी सारी चीजें। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज पर निकालनी है तो निकाल दी सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सर, एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर रखे होते हैं। सर डाइपोल का मूवमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मूवमेंट होता है कि सर कोई एक चार्ज उठा लो और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ले लो, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया डाइपोल मूवमेंट। SI यूनिट क्या है सर, कूलाम मीटर होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आगे चलने से पहले एक काम कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और कूलाम्स के लॉ का भी, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन को देखो जल्दी से फटाफट सारे, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ो। देयर इज अ चार्ज ऑफ प्लस 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलाम ऑन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर पर इतना चार्ज है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कंडक्टर। इस कंडक्टर पर क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, एंड द गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और हमें यह भी फाइंड करना है कि उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। आ जाओ समझते हैं। चार्ज दे दिया आपको, कितना है 2.4 10 की पावर माइनस 16, है ना, और मिलीकन के फॉर्मूले से Q इज इक्वल्स टू NE। E की वैल्यू सभी लोग जानते होते हैं 1.6 10 की पावर माइनस 19।
तो Q की वैल्यू रख दो 2.4 10 की पावर -16, N की वैल्यू निकालना है सर, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -90। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, सीधा सीधा बोल दो सर डिवाइड करेगा, कुछ करना सोचना ही नहीं है। 10 की पावर -16 1.6 10 की पावर -19 इक्वल्स टू n। सबसे पहले पावर का फंडा देखो, जब भी पावर नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 24/16 10 की पावर माइनस का 16 प्लस का 19। सबसे पहले तो पावर खत्म, ठीक है, सबसे पहले झंझट पावरों का खत्म किया करो कि पावरों को हटाना है। तो n इज इक्वल्स टू हो गया 24/16 और 10 की पावर +3 हो गया। 16 माइनस का है, 19 प्लस का है, 19 में से 16 जाएगा तो सर 3 बचेगा प्लस का। 2 से कट करो सर, 8 से कट कर लो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। n इज इक्वल्स टू हो गया 3/2। 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इतने इलेक्ट्रॉन्स उस पर मौजूद है। क्या उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया या उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया? आ जाओ, कौन सा चार्ज है जल्दी बताओ, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी पॉजिटिव चार्ज करता है तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज करता है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो आप ही मुझे बता दो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है? वेरी गुड, लॉस कर रहा है। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये हो गया मिलीकन का फॉर्मूला। अब यहां से किसी भी तरह का एक फॉर्मूला आ जाए, एक और समझो, एक और समझो। उसने दे दिया सर 7n14, क्या दे दिया उसने? 7n14, और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो आपको पता है सर Z बराबर E बराबर P होता है ना, तो चार्ज हमें मिल जाएगा सर 7, है ना। इसका जो क्या होता है एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 7 होता है ना। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7e बराबर n इंटू ई, तो e से e कैंसिल हो गया तो n बराबर 7 आ गया फटाफट से। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पर? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इस पर? 7। अगर इस पर मुझे चार्ज पूछ ले तो चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज भी आपको बता देना। चार्ज कैसे बताओगे सर? Q इज इक्वल्स टू एन ही होता है। तो Q इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 7 है, E की वैल्यू 1.6 और 10 की पावर -19 है ना। फटाफट से कर दो इसे। तो Q इज इक्वल्स टू 16 7 जा, है ना, 1 to 11.2 इंटू 10 की पावर -19। ये चार्ज भी आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया आप लोगों ने, 7 है। इस पर चार्ज भी निकाल लिया सर, 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फाइंड कर सकते हैं, चार्ज भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना भाई। इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से फटाफट। क्या लिखा है? 2 चार्जेस of +2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। भाई 2 चार्जेस हैं, एक है आपका +2 माइक्रोकूलम का और दूसरा है +6 माइक्रोकूलम का। ये एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, है ना। और दे अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन टू ईच अदर। और ये एक दूसरे पर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं? 12 न्यूटन का। पहला चार्ज कितना है सर? +2 माइक्रोकूलम का है। दूसरा चार्ज कितना है सर? ये हो गया आपका प्लस का 6 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया। ठीक है, और इनके बीच फोर्स कितना है? 12 न्यूटन का फोर्स इनके बीच लग रहा है। अभी इसी को रखते हैं, बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। इफ -4 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। अगर इनको हम -4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दें तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा ये हमें निकालना है। बात क्लियर हो गया? समझो, सबसे पहले क्या काम करना है आप लोगों को। फोर्स आपने ले लिया, चार्जेस आपके पास हो गई। फोर्स का फॉर्मूला होता है सर K Q1 Q2 अपॉन R²। अब चूंकि मुझे R नहीं दिया यहाँ पर कहीं भी, तो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा कि मैं R को फाइंड करूँ। किसको फाइंड करना है बेटा? R को फाइंड करना है। तो F की वैल्यू कितना है सर? 12 न्यूटन है। K की वैल्यू आपको पता ही है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। Q1 कितना है सर? 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 इंटू 10 की पावर -6। दूसरा हो जाएगा सर 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R²। R को इधर लेकर आओ। R² इजिकल्स टू 9 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 9 - 12 अपॉन में 12। तो 12 से 12 काट दिया हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कितना हो गया सर? R² इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, कितना हो गया? 9 इंटू 10 की पावर -3। R निकालने की जरूरत नहीं है, R² ही रहने दो। बात क्लियर हो गई।
अब मैंने कह रहा है कि पहले वाले चार्ज को जिस पर 2 माइक्रोकुलाम चार्ज था उसे मैंने माइनस का 4 माइक्रोकुलाम चार्ज दे दिया, तो Q1 हो गया माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। फिर Q2 कह रहा है सर जिस पर 6 माइक्रोकुलाम का चार्ज था मैंने उसे फिर से माइनस का 4 माइक्रोकुलाम चार्ज दे दिया, तो अब की बार जो चार्ज हो गया वो 2 माइक्रोकुलाम हो गया। यहाँ जो चार्जेस थे क्या ये सेम चार्जेस थे, सेम टाइप के, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, तो इन पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा सर, रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। यहाँ एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा सर वो क्या अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही। तो F इज इक्वल्स टू, अब की बार मुझे नया फोर्स निकालना है तो मैंने F डैश मान लिया। K की वैल्यू होती है सर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, भाई ये कितना बचा 2 इंटू 10 की पावर -6, और दूसरा हो गया सर 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में सर आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 9 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि चार्जेस तो सेम जगह पर रखें तो ये चार्जेस हमने सेम जगह पर रख लिए। 9 से 9 कैंसिल हो गया सर, F की वैल्यू सीधा सीधा कितनी हो गई 2 2 जा 4, 10 की पावर कितना है भाई 6 और 6 12, माइनस का 9 प्लस का, और ये माइनस ऊपर जाकर प्लस हो गया, तो F इज इक्वल्स टू हो गया 4 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि ये बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12। तो कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आप कहोगे सर F इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है सर, 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच। तो इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर देना, है ना, चार्जेस से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से सॉल्व कर देना, सारे में ऐसे ही फॉर्मूले काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, है ना, ड्यू टू डाइपोल हम निकालने वाले हैं, जो कि एक्सियल पर निकलेगा और दूसरा इक्वेटोरियल पर निकलेगा। तो चलिए मेन टॉपिक पर चलते हैं, तो शुरू करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, यानी डाइपोल के ड्यू टू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो डाइपोल के जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 2 जगह पर निकलती है, एक तो एक्सिस पर निकलती है जिसे हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट, दूसरा होता है इक्वेटोरियल पर निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सियल पर निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगी। तो मान लो ये हमारे पास में एक डाइपोल है, ठीक है, इस पर ये माइनस का चार्ज है, इस पर ये प्लस का चार्ज है। इसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो मैंने बताया था आपको 2a होती है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। मैंने इस 2a को यहाँ से यहाँ तक a हो गया और यहाँ से यहाँ तक a हो गया। अब इससे कुछ डिस्टेंस एक पॉइंट P पड़ता है, r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पड़ता है। इस पॉइंट P पर ही मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट P पर ही क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले मुझे, अब जब मुझे कहाँ से निकालनी है सर, प्लस Q से भी निकालनी है और फिर माइनस Q से भी निकालनी है, दोनों जगह से मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले निकालूंगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगी आप मुझे बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस है सर r, और यहां से मुझे निकालनी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है कम नहीं हो गई, तो ये हो जाएगी r माइनस a। सेम सर अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम माइनस Q निकालनी है, माइनस Q यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, P से और यहाँ तक की डिस्टेंस है सर r, मुझे तो माइनस Q तक जाना है, तो ये डिस्टेंस और ऐड होगी, तो ये होगी सर r प्लस a। कितनी हो गई बेटा, r प्लस a, बस डिस्टेंस ही चाहिए थी। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, जो प्लस Q है उसकी फील्ड लाइंस कहाँ की ओर होती हैं, बाहर की ओर, तो इंटेंसिटी इसकी कहाँ की ओर हो गई, बाहर की ओर। माइनस Q है तो उसकी इंटेंसिटी कहाँ की ओर हो जाएगी सर, अंदर की ओर, जो कि हो जाएगी E2। कितनी हो जाएगी, E2। तो आप सीधे सीधे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से E1 बराबर हो गया के Q अपॉन R नहीं है, कितना है सर, R माइनस a का स्क्वायर। यही तो हो जाएगा भाई, मैंने जो इंटेंसिटी आपको निकालना बताया था वो यही तो था फॉर्मूला, KQ अपॉन R स्क्वायर, लेकिन R नहीं है, वो कितना है, R माइनस a का स्क्वायर है सर, a का स्क्वायर पुट कर दिया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो कि E2 है, वो कितना हो जाएगा सर, KQ अपॉन R प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, R प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब वहां से देखो, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो सर E बराबर आप मुझे बताओ, क्या E1 माइनस E2 नहीं होगा,
क्या E1 माइनस E2 नहीं होगा? वहां पर देख कर बताओ फटाफट से। एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो E बराबर सीधा सीधा हो गया, E1 की वैल्यू कितना है सर? KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, सीधा सीधा। तो E बराबर हो गया, KQ बाहर आ गया 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? KQ ये इधर गया R प्लस A का स्क्वायर, R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। E बराबर KQ, ठीक, चलो यहीं पर कर लेते हैं। E इज इक्वल्स टू KQ। आप मुझे बताओ क्या होल स्क्वायर नहीं खोल सकते? R का स्क्वायर, A का स्क्वायर सर 2AR है ना, यहाँ पर सर R का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस 2AR अपॉन ये क्या हो जाएगा भाई A माइनस बी और A प्लस बी, तो सर R का स्क्वायर माइनस A के स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर बाहर है। बात क्लियर, समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं सर। E बराबर KQ, इसको खोलो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, बाहर ब्रैकेट है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन क्या हो जाएगा सर? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया भाई। E इज इक्वल्स टू कितना हुआ? KQ 4AR अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक बार बताओ, क्या मैं इसको 2A इंटू 2R लिख दूँ? कोई दिक्कत? और नीचे वाला सेम R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2A किसके बराबर होता है? अभी मैंने बताया था आपको सर P बराबर होता है Q इंटू 2A, तो इसके जगह पर P रख दें? आप कहोगे सर बिल्कुल रख दो फटाफट से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कि P इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया सर, इतना हो गया सर। अब बात समझो ध्यान से, बात समझना ध्यान से। क्या जो A की वैल्यू है वो R से बहुत छोटी है? अगर A की वैल्यू R से बहुत छोटी है तो A स्क्वायर को 0 बना सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? अगर A स्क्वायर 0 हो गया तो सर E की वैल्यू कितना आ गया? कि P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4। एक R से एक R कैंसिल हो गया तो सर E की वैल्यू आ गई KP, इसको ऐसे लिख लो K 2P अपॉन R का क्यूब। बात खत्म। तो ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट, है ना। किस पर आ गया? एक्सियल पॉइंट पर। बस ध्यान रखना है सर, पहले प्लस क्यू से डिस्टेंस निकालनी है, फिर माइनस क्यू से डिस्टेंस निकालनी है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, फिर दोनों को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 कर दोगे, दोनों की वैल्यू फिर से वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा 4AR। 4AR को डिवाइड कर देना है 2A इंटू 2R में। 2A की वैल्यू Q इंटू 2A की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे? P हो जाती है, P इंटू 2R, और ये हो जाता है। अब A की वैल्यू आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। बस इतना वैल्यू निकल कर आ जाएगी आंसर। अब हम निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। किस पर निकालने वाले हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक। अब इक्वेटोरियल पर निकालेंगे तो सीधा सीधा करना है बच्चे। ये हमारे पास में हो गया एक डाइपोल, इससे पॉइंट P पर मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो P जो प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है। इसके थ्रू कहाँ की ओर होती है? बाहर की ओर। और सर माइनस के थ्रू होती है अंदर की ओर, E2, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो सर कितनी हो गई? R हो गई। अब आप समझेंगे, अब मेरा मेन पॉइंट है पहले सर, ये जो है डिस्टेंस ये A हो गई, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी A हो गई, क्योंकि इसकी टोटल डिस्टेंस होती है 2A। तो सबसे पहले टारगेट ये है सर कि ये देखो प्लस Q से P की डिस्टेंस क्या है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे दे रखी है सर, ये भी मुझे दे रखी है, लेकिन ये वाली कैसे निकालूं? तो आपको लग नहीं रहा कि एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है सर? R स्क्वायर, बेस कितना है? A स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू रख दो कि कितना होगी? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बात क्लियर होगी? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हम निकालेंगे सर फटाफट से। एक चीज और यहाँ पर समझो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सर एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाए हुए है, थीटा एंगल बनाए हुए हैं। तो जब एक्सिस से एंगल बनाए हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, एक सर E1 साइन थीटा और एक हो जाएगा E2 साइन थीटा।
अब यहां पर आप देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। इक्वल कैसे हैं सर? देखो इक्वल E1 और E2 की जो वैल्यू है दोनों सेम आएगी और दोनों साइन थीटा है। और दूसरा अपोजिट कैसे है सर? एक की डायरेक्शन ऊपर है और एक की डायरेक्शन नीचे है, तो इसलिए इक्वल और अपोजिट है, तो इनके थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। यानी इन दोनों के ड्यू टू जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो गई सर? 0 हो गई। अब जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सर, ये एक पार्ट तो ये हो गया सर E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा सर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। प्लस क्यों लिया है? क्योंकि बच्चे ये देखो यहाँ पर इस तरह से सेपरेट हो रहा था E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, और ये है आपकी एक्सिस, तो पहला वाला भी इधर ही है और दूसरा वाला भी इधर ही है। एक्सिस के एक ही तरफ है तो ये E1 कॉस थीटा और इसके थ्रू ये प्लस में E2 कॉस थीटा। अगर एक इधर की तरफ होता तो माइनस लेते, इधर की तरफ ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, एक ही एक्सिस पर है तो प्लस में E2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है, इंटेंसिटी E बराबर हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब E की वैल्यू क्या है सर? E1 की वैल्यू क्या है? 1/4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आर नहीं है, कितना है सर? रूट में कितना है? रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगी सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब E2 भी तो सेम ही आएगी सर, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस तो सेम है, प्लस क्यू से भी उतना ही डिस्टेंस है और माइनस क्यू से भी उतना ही डिस्टेंस है। जब दोनों की सेम डिस्टेंस है तो E2 भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट कर देंगे तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। एक और एक कितना होता है? 2 होता है, 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये हो गया, ठीक है। एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया, बात खत्म। अब हमें ध्यान देना है कि हम कॉस थीटा की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं भाई। आपने ये तो पढ़ा ही होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो जल्दी बता दो कॉस थीटा कितना होता है। आप कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी फटाफट से, बेस कितना है? ए है, और ये कितना है सर? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में हो गया a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर रूट। ठीक, ये वैल्यू होगी। अब ध्यान से समझना एक चीज आपको भाई, मल्टीप्लाई में अगर x है और x की पावर 1/2 है, तो यहाँ x है तो x का मतलब उसकी पावर 1 होती है, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, पढ़ा है ना, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। तो सर x की पावर 1 प्लस 1/2, तो क्या x की पावर 3/2 हो गई। मान लो थोड़ी देर के लिए x ही है, तो ये x की पावर 1 हो गया, ये x की पावर 1/2 हो गया। देखो ये x की पावर 1, ये x की पावर 1/2, तो क्या टोटल x की पावर 3/2 हो जाएगी। और x की जगह पर ये वैल्यू रख दूंगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, फटाफट से पुट कर दो, कोई कुछ नहीं देखना। E बराबर कितना आ गया? E बराबर कितना आ गया? 2k³, ठीक है, और ए भी है साथ में, अपॉन में कितना आया? जल्दी फटाफट से। आप कहोगे सर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इसको ऐसे लिखो भाई, मैंने के है वो बाहर लिख लिया और q इंटू 2a लिख लिया, और बाद में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे सर p की वैल्यू होती है, और a जो है बहुत छोटा है r से, तो a स्क्वायर 0, तो दोनों को एक साथ चेंज करो, k इंटू पी, और ये हो गया सर आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, के पी अपॉन आर की पावर 3। तो E की वैल्यू कितना आ गई? के पी अपॉन आर की पावर 3। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोलो, बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में। दूसरी बात, आप यार सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, फटाफट से कर लो यार, आपके सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो चले अगले टॉपिक पर चलेंगे फटाफट से, और वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसको रख देंगे? डाइपोल को रख देंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा? टॉर्क, और वही टॉर्क हमें निकालना है, तो फटाफट से निकालते हैं जल्दी से। दोस्तों अगला टॉपिक, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसको रख दिया? एक डाइपोल को रख दिया।
ये डाइपोल हो गया, ठीक है। इस पर एक माइनस चार्ज है और इस पर एक प्लस चार्ज है। अब इसका जो डिस्टेंस होता है वो आप कहेंगे सर 2a होता है। क्या ये कोई एंगल बनाते हुए रखा गया है? तो आप कहेंगे सर इसने एक थीटा एंगल बना रखा है। थीटा एंगल बना रखा है तो इस थीटा एंगल से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, क्या वो 2a sin थीटा हो जाएगा? परपेंडिकुलर है तो sin थीटा लेते हैं, एक्सियल है तो cos थीटा लेते हैं, ठीक है। तो 2a sin थीटा हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब इस पर दो फोर्स काम करेंगे, एक तो नेगेटिव के थ्रू F1 इधर की ओर और पॉजिटिव के थ्रू F2 इधर की ओर। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर क्या काम करते हैं बेटा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करते हैं। जैसे ये मार्कर ले लीजिए, इस मार्कर को मैं इस हाथ पर ऐसे घुमा रहा हूं, है ना, ऐसे रोटेट कर रहा हूं ऐसे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, टॉर्क बनाते हैं। तो यही टॉर्क मुझे इस पर फाइंड करना है। तो टॉर्क की डेफिनेशन से, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? तो टॉर्क की डेफिनेशन होती है टॉ बराबर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉ बराबर एफ की वैल्यू होगी क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया सर कितना है, 2a sin थीटा। कितना हो गया, 2a sin थीटा। तो टॉ बराबर हो गया, ई बाहर ले लो, q इंटू 2a sin थीटा। और q इंटू 2a को हम क्या कहते हैं सर, p कहते हैं। तो सीधा सीधा हो गया टॉ बराबर pe sin थीटा। कितना हो गया, टॉ बराबर pe sin थीटा। ये हो गया आपका टॉर्क। अब इस टॉर्क की दो स्पेशल कंडीशन होती है सर। जब टॉ मैक्सिमम निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करना होगा। तो pe कितना हो जाएगा, sin 90, है ना। तो टॉ बराबर मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी pe। और अगर दूसरी बात मिनिमम निकालना है तो मिनिमम हो जाएगा सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो पूरा आपका टॉर्क ही हो जाएगा 0। अब थीटा 180 पर कितना होगा, अब आप बाकी निकाल लेना इसकी वैल्यू, है ना। तो हमने टॉर्क फाइंड कर लिया कि टॉर्क इतना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। अब दो चीजें और पढ़ लो, एक चीज और पढ़ लो आप लोग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इसके अगले टॉपिक में काम आने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन टाइप से होता है। पहला टाइप मैं बता रहा हूं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो चार्ज उसके लेंथ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एरिया पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और वॉल्यूम पर भी। वॉल्यूम कब होगा, जो 3D शेप होती है वो वॉल्यूम के रूप में आएंगे, ठीक है, उन पर वॉल्यूम का चार्ज आएगा। अब जैसे लेंथ पर हम लोग निकाल ले हैं, तो लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो चार्ज की डेंसिटी होती है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होती है। दूसरा सर एरिया पर, तो एरिया पर आपका होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, और वॉल्यूम पर होता है सर रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी। ये चीजें आपको याद रखनी है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से हो सकता है, लेंथ पर, एरिया पर और वॉल्यूम पर। लेंथ पर इतना है सर, एरिया पर इतना है और वॉल्यूम पर इतना होता है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो किस पर चलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी से रिलेटेड फिर गॉस का नियम भी आपको बता देंगे कि सर गॉस का नियम क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कहता है कि सर जैसे कोई भी एक अपनी अपनी बुक उठाओ और उसको ऐसे परपेंडिकुलर रखो, और ये हाथ आपके लिए थोड़ी देर के लिए मान लो जो फिंगर्स हैं वो फील्ड लाइंस हैं, तो किसी भी क्लोज सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी पास होती है, किसी भी क्लोज सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस से कितना अमाउंट में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको डिनोट करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द, है ना, पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस से कितने अमाउंट में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, और फाई ई बराबर हो जाएगा सर ई इंटू ए कॉस थीटा, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस हो गया, अब यहां से फील्ड लाइंस पास हो रही है, मान लीजिए ये इस तरह से फील्ड लाइंस पास होती है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही है परपेंडिकुलर जा रही है, यस सर, लेकिन एक्सिस कौन सी है सर, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लिए कौन सा लोगे सर, cos थीटा लेंगे, है ना, तो cos थीटा लिया जाएगा। अब फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ई ए cos थीटा। अब इसी से रिलेटेड कौन सा नियम निकालेंगे, गॉस लॉ। कौन सा नियम लेंगे बेटा, गॉस लॉ।
तो गॉस ने क्या बताया था कि यार इतना थिएटर करने की जरूरत नहीं है ना, कि ई निकालो, ए निकालो, एंगल रखो, कुछ भी रखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल आसान वे में भी इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं या इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। व्हाट डज ही से? ही सेज दैट वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस इफ वी नो द चार्ज ऑन इट। अगर हमें यह पता हो कि इस पर चार्ज कितना है, ठीक है, अगर हमें यह पता हो कि इस पर चार्ज कितना है तो हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। व्हाट डज ही एक्सप्लेन? ही एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज, है ना। इसके ऊपर जो भी चार्ज है उसका कितना टाइम्स होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। दैट इज द गॉस लॉ। तो द गॉस लॉ ने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑन इट। उस पर जो भी चार्ज है उसका कितना है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये इसका गॉस लॉ है, यानी हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम गॉस लॉ से ये भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सर गॉसियन सरफेस क्या है? तो गॉसियन सरफेस की, ऐसा कोई भी सरफेस हो जो बस क्लोज होना चाहिए वो गॉसियन सरफेस होता है ना। ऐसा कोई भी सरफेस जो कैसा हो, क्लोज हो, उसको हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या वो हमेशा एक पर्टिकुलर शेप में रहना चाहिए? नहीं, वो इन पर्टिकुलर शेप में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस होना चाहिए। अब इसको हमें प्रूफ भी करना है कि क्या ये जो बात बोल रहे हैं गॉस ये बिल्कुल सही है, और बस थोड़ी देर की और बात है और ये वीडियो एंड होने वाली है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसको प्रूव करने वाले हैं। प्रूव करते हैं, इसकी 2 एप्लीकेशन है, वो जैसे ही एंड होंगी ये वीडियो भी एंड हो जाएगी। तो फटाफट से जल्दी से इसको शुरू करते हैं और वीडियो एंड करते हैं। ठीक, डाल लिया है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। और प्रूफ ऑफ गॉस लॉ में हम लोग एक कोई सरफेस बना लेते हैं इस तरह से, हमें नहीं पता है कैसी शेप का सरफेस है, बस कोई भी एक शेप दे दो और ये सरफेस है। इस सरफेस पर हमने पॉइंट मान लिया O, और इस पॉइंट पर कितना चार्ज है बच्चे? इस पॉइंट पर Q चार्ज है। Q चार्ज है तो यहां से क्या है, इसके किसी भी एक उससे सरफेस से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, जिसकी वैल्यू है d फाई ई। कितनी वैल्यू है इसकी? d फाई ई। जो कितना एंगल बनाए हुए हैं? जो d ओमेगा एंगल बनाए हुए हैं या स्टेरेडियन एंगल बनाए हुए हैं ओमेगा। इसका जो एरिया है वो कितना है? dA है, ठीक है। और dA जब एंगल है तो ये कितना एंगल बना रहा होगा इससे? सर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो E इज इक्वल्स टू क्या था? E इज इक्वल्स टू क्या था सर? E इंटू डी ए, सॉरी फाई E बराबर E इंटू ए कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पर जो एंगल है वो dA है, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा सर? d फाई हो जाएगा। कितना फ्लक्स हो जाएगा? d फाई हो जाएगा। तो d फाई E इज इक्वल्स टू हो गया E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब सर इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कि E की वैल्यू क्या होती है। अब E की वैल्यू सब जानते हैं कितना होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो d फाई E इज इक्वल्स टू हो गया E की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। कितना हो गया? dA cos थीटा, ठीक है, dA cos थीटा। तो बच्चों कितना हो गया ये? dA cos थीटा। तो d फाई E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R को अब ऐसे लिखना है हम लोगों को, dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, d फाई E 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये जो होता है बेटा ये d ओमेगा होता है, स्टेरेडियन एंगल होता है। कितना होता है? स्टेरेडियन एंगल होता है। जब मैं इनका इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है, तो इधर का भी इंटीग्रेशन करना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। तो d फाई का कितना हो जाएगा? फाई E 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाहर, और ये d ओमेगा। और जब d ओमेगा का हम लोग करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए तो वो आता है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई E इज इक्वल्स टू रह गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यहीं तक आपको करना है, हेंस प्रूव, ठीक है। गॉस का लॉ प्रूव हो जाएगा। गॉस के लॉ से कोई भी दिक्कत आती है तो बता देना, कमेंट कर देना। बस अब क्या चलना है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बस थोड़ी देर के लिए और सब्र रखो, फटाफट से खत्म करते हैं इस वीडियो को, है ना। और क्या लिखना हम लोगों को? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ,
है ना। अगर इस वीडियो को पढ़ने में आपको मजा आया हो ना तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है भाई बनाने में, बहुत मेहनत लगती है सच में। तो वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगले टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। दो तरीके से निकालेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूट चार्ज पर करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनफाइनाइट लेंथ के वायर पर और एक शीट पर करेंगे और दोनों को फाइंड करेंगे। ठीक है, बस शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, बना लेते हैं। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इसको मैंने प्लस चार्ज दे दिया, तो चार्ज इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो चार्ज था वो कितना था सर, क्यू चार्ज था, मैंने इसको इसके सरफेस पर दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सर अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो भाई इसके चारों तरफ से फ्लक्स पास हो रहा होगा। जब फ्लक्स पास हो रहा होगा तो ये किसका शेप बनाएगा सर, एक कौन सी शेप बना लेगा, सिलिंड्रिकल शेप का फॉर्म करेगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप बनाएगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप बनाएगा। तो सिलिंड्रिकल शेप है जिसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने सर, एल है। अब इसके कहीं से कहीं भी एक छोटा सा सरफेस ले लिया डी ए, जिससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, डी फाई ई। कितना फ्लक्स पास हो रहा है, डी फाई ई फ्लक्स पास होता है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स की डेफिनेशन थी कि फाई ई इज इक्वल्स टू होता है सर ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, अब डी फाई ई निकालने हैं तो डी ए, और इस वाले एंगल पर थीटा हो जाएगा सर 0 डिग्री, तो डी फाई ई की वैल्यू सीधा सीधा आ गई ई इंटू डी ए, है ना। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी फाई का फाई और ई इंटू डी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने गॉस का नियम लगाया क्या, कहीं नहीं लगाया, लेकिन गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है और गॉस लॉ ना लगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमने गॉस लॉ लगाने वाले हैं बाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ से क्या होता है सर, फाई ई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्यू फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या फाइंड करना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो क्या होता है सर, ई होता है, तो ई फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब जो ये चार्ज है, क्या इस चार्ज की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, आप कहेंगे नहीं सर, तो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर जाता हूं ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर जब मैं जाता हूं तो मैंने आपको पढ़ाया था सर लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल हो गया, वैल्यू रख देते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी ए। अब डी ए किसका है सर, इस पूरे सिलेंडर का, क्योंकि यहीं से तो फ्लक्स पास हो रहा है, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई, और इसका जो सरफेस एरिया होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, आप कहोगे सर 2 पाई आर एच, लेकिन एच एच नहीं है, लेंथ है। लिखो इधर फटाफट से, एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल बराबर में ई, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू सर आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बात खत्म, है ना, आसान से काम। भाई क्या काम करना है, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा ही तो लगाना है, इंटीग्रेशन कर दो वैल्यू आ गई, फिर गॉस का लॉ लगा दो, दोनों देखो फाई ई की वैल्यू है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, बस फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्यू की वैल्यू निकाल लो, और डी ए किसका है सर, पूरे इसका सरफेस एरिया है, ये हो गया, पुट कर दिया, आंसर आ गया। वेरी वेरी इजी, है ना, इजी इजी वेरी इजी। अब चलते हैं, एक हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग सीट है और उस पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ऑन अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया। ठीक है, एक हमने नॉन कंडक्टिंग सीट ले लेनी है, ये हो गया भैया नॉन कंडक्टिंग सीट, इसको मैंने चार्ज दे दिया, इसका एरिया इनफाइनाइट है, याद रखना ये भी, इसको जब मैंने चार्ज दे दिया तो ये चार्ज इस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये जो फ्लक्स है वो दोनों एरियाओं से पास हो रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ से जो एरिया है वो डी ए है, यहाँ से भी जो एरिया है वो डी ए है, तब फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए यहाँ से भी और ई इंटू डी ए वहां से भी, दोनों सरफेसों से निकल रहा है कि फ्लक्स नहीं, आप कहते यार अब तो क्या तो यस सर निकल रहा है, तो दोनों को जोड़ दिया, अब दोनों सेम है तो कितना हो गया सर 2e इंटू डी ए, कितना हो गया 2e इंटू डी ए। अब इंटीग्रेशन कर देंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे तो जल्दी बताओ बेटे, डी फाई ई इज इक्वल्स टू 2 ई बाहर इंटू डी ए। इसका कितना हो गया, फाई ई 2 ई इंटू में डी ए। कौन सा हम लगा देंगे सर, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ लगाओगे तो फाई ई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों वैल्यू बराबर हैं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो गया, 2 ई इंटू डी ए। अब एरिया का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि एरिया पर निकालना है तो क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए रख दिया, ठीक है। इसको यहां लिख लो ऐसे कि क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2 इंटू ए फॉर एरिया ऑफ सीट। ये भी एरिया ऑफ सीट है, ये भी एरिया ऑफ सीट है, तो इसकी वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हमें निकालना क्या था सर, ई निकालना है। ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई। लो जी हो गया फाइंड, ठीक है। लो जी हो गया फाइंड, किस पर, नॉन कंडक्टिंग सीट पर। भाई यहीं पर ये वीडियो एंड होती है और यहीं पर जो है आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। कोई डाउट रह गया हो, कोई गलती हो गई हो तो माफ करिएगा, लेकिन यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बस मेहनत की लाज रखना, और दूसरा अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सब में इसको शेयर कर दो ताकि सबको पता लगे और क्या करें, सब लोग इसको आसानी से पढ़ सकें, बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। बस इतना ही हमारा लक्ष्य है कि आप सब अच्छे मार्क्स गेट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में।